भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी सोच बन जाते हैं। और एक ऐसा ही नाम है चाणक्य। हम सबने उनकी कहानी सुनी है, मतलब अपमान का बदला, चंद्रगुप्त का सम्राट बनना। लेकिन आज हम इस जानी पहचानी कहानी के थोड़ा बिहाइंड द सीन्स में जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि उनकी रणनीतियां असल में कितनी डिटेल्ड और साइकोलॉजिकल थी, और उनकी कौन सी बातें आज भी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हैं। बिल्कुल सही। और ये चर्चा सिर्फ इतिहास को दोहराने के लिए नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेला इंसान जिसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, हाँ, उसने सिर्फ अपने दिमाग के दम पर एक पूरे साम्राज्य को कैसे उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की असली ताकत उनकी सोच में थी, और आज हम उसी सोच की परतों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से जो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता है। उनके नाम अच्छा। गुप्त है, कौटिल्य है और चाणक्य, क्या ये अलग-अलग लोग हैं या एक ही व्यक्ति के कई पहलू हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से उनकी शख्सियत को समझने की शुरुआत होती है। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि विष्णुगुप्त उनका असली मतलब जन्म का नाम था। ओके, जो परिवार ने दिया। हाँ, बिल्कुल। चाणक्य नाम उनके पिता चाणक्य के नाम से आया, जो उनकी पहचान को उनके वंश से जोड़ता है। और कौटिल्य नाम, जो सबसे दिलचस्प है, वो उनकी कूटनीति और तेज बुद्धि की वजह से पड़ा। अच्छा। कुटिल शब्द का मतलब है टेढ़ा या जटिल, और वो ऐसी ही जटिल रणनीतियां बनाते थे जो किसी की समझ में आसानी से नहीं आती थी। अरे वाह। तो एक तरह से विष्णुगुप्त व्यक्ति थे, चाणक्य गुरु थे और कौटिल्य रणनीतिकार थे। तीनों एक ही इंसान के तीन अलग-अलग रूप। ये तो कमाल की बात है। मतलब उनके नाम ही उनकी पूरी शख्सियत की कहानी बयां कर देते हैं। और उनकी ये असाधारण बुद्धि ये तक्षशिला में निखरी। जी। मुझे तक्षशिला के बारे में हमेशा बहुत क्यूरोसिटी रही है। उस समय ये दुनिया का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसा था। उन्होंने वहां ऐसा क्या सीखा जो किसी और को नहीं आता था? आपने बिल्कुल सही कहा। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मेल्टिंग पॉट था। अलग अलग राज्यों के राजकुमार, विचारक, महत्वाकांक्षी युवा सब वहां आते थे। और वहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलता था। चाणक्य ने वहां राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति तो पढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो उन्होंने सीखी वो थी इंसानी स्वभाव को पढ़ना। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वो वहीं पर आचार्य भी बने। उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ाते थे, नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल केस स्टडीज पर बात करते थे। वो अपने छात्रों को ऐसी काल्पनिक परिस्थितियां देते थे जहां उन्हें मुश्किल फैसले लेने होते थे। मतलब वो दिमाग को हर चुनौती के लिए तैयार कर रहे थे। एकदम सही। वो जानते थे कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। और इसी तैयार दिमाग के साथ उनका सामना हुआ मगध के सम्राट धनानंद से। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने इतिहास बदल दिया, धनानंद का किया हुआ अपमान। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान था या इसके पीछे कुछ और भी था? ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान से कहीं ज्यादा था। स्रोत बताते हैं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। अच्छा। धनानंद एक अहंकारी, भ्रष्ट और विलासी शासक था। उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वहीं चाणक्य अखंड भारत की सोच रखते थे, एक ऐसा राष्ट्र जो मजबूत हो, सुरक्षित हो और न्याय पर आधारित हो। तो जब चाणक्य ने धनानंद को बाहरी आक्रमण, खासकर सिकंदर के खतरे के बारे में चेताया, तो धनानंद ने उनकी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित करके निकाल दिया। तो वो अपमान सिर्फ चाणक्य का नहीं बल्कि उनकी उस सोच का था जो देश को एक करना चाहती थी। बिल्कुल। और कहते हैं वहीं पर उन्होंने अपनी शिखा यानी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक इसे नहीं बांधेंगे। हाँ, और ये प्रतिज्ञा सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान था। चाणक्य समझ गए थे कि अगर भारत को बचाना है तो पहले घर के दुश्मन को खत्म करना होगा। और इसी मिशन के दौरान उनकी नजर पड़ी एक युवा लड़के चंद्रगुप्त पर। यहाँ पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ एक साधारण लड़का जिसके पास न सेना, न धन, न कोई पहचान, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ मगध का शक्तिशाली नंदवंश। इस असंभव काम को चाणक्य ने संभव कैसे बनाया? जाहिर है उन्होंने तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीती। उनकी रणनीति के मेन पिलर्स क्या थे? उनकी रणनीति मल्टी लेयर्ड थी, और इसका पहला और सबसे जरूरी कदम था तैयारी। तैयारी? हाँ, उन्होंने चंद्रगुप्त को मिलते ही युद्ध नहीं छेड़ दिया।
वो उसे तक्षशिला ले गए और कई सालों तक उसे तैयार किया। उसे सिर्फ तलवारबाजी या युद्ध कला नहीं सिखाई, बल्कि अर्थशास्त्र, कूटनीति, शासन चलाने की कला और सबसे जरूरी लोगों को पहचानने का हुनर सिखाया। मतलब चंद्रगुप्त को एक सिपाही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शासक के तौर पर तैयार किया गया। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली कदम था सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि उनका जो गुप्तचर तंत्र था वो सिर्फ जासूसों का नेटवर्क नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। मनोवैज्ञानिक हथियार? वो कैसे? उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। व्यापारी, किसान, साधु, यहाँ तक कि नर्तकियां भी। मैंने स्रोतों में विष कन्या जैसी तकनीकों का भी जिक्र पढ़ा है। ये सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का एक उदाहरण था। वो दुश्मन के खेमे में फूट डालने के लिए अफवाहें फैलाते थे। अच्छा। झूठी खबरों से उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा कर देते थे। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, ये जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना था। वो दुश्मन को मैदान में हराने से पहले उसके दिमाग में हरा देते थे। तो ये सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। लेकिन स्रोत में धैर्य की बात भी है। क्या हमेशा इंतजार करना ही सही था? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि उनकी ये वेट एंड वॉच वाली नीति उल्टी पड़ गई हो? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। सच में? हाँ। स्रोत एक घटना का जिक्र करते हैं जहां शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त ने अति उत्साह में सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और बुरी तरह हार गए। ओहो। यहीं चाणक्य ने उन्हें वो मशहूर सबक सिखाया कि रोटी हमेशा किनारे से खाई जाती है, बीच में नहीं। इसका मतलब? इसका मतलब था कि सीधे केंद्र पर हमला करने की बजाय पहले आसपास के छोटे राज्यों को जीतो, अपनी शक्ति बढ़ाओ, नंदवंश को कमजोर करो और फिर सही समय पर केंद्र पर हमला करो। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने गलतियों से सीखा और अपनी रणनीति को अडॉप्ट किया। धैर्य का मतलब आंख बंद करके इंतजार करना नहीं, बल्कि सही मौके के लिए तैयारी करते रहना था। और उनकी रणनीति का चौथा स्तंभ था जन समर्थन, पब्लिक सपोर्ट। उन्होंने इसे कैसे हासिल किया? उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, एक कहानी गढ़ी। उन्होंने धनानंद के अन्याय और भ्रष्टाचार की कहानियों को जनता के बीच फैलाया और चंद्रगुप्त को एक मुक्तिदाता, एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों के गुस्से को अपनी ताकत बनाया। तो जब युद्ध हुआ तो वो सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था। नहीं, वो जनता की लड़ाई बन चुका था। और इसी सोची समझी रणनीति ने एक साधारण लड़के को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। चाणक्य ने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया, उन्होंने शासन चलाने के लिए एक पूरा मैनुअल लिखा, अर्थशास्त्र। और साथ ही उनकी चाणक्य नीति भी है जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र जो है वो एक राजा या सरकार के लिए लिखी गई किताब है। अच्छा, फॉर द स्टेट। हाँ, स्टेटक्राफ्ट का एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें टैक्स कैसे वसूलें, विदेश नीति कैसी हो, गुप्तचर व्यवस्था कैसे काम करें, कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखें, इन सब पर विस्तार से लिखा गया है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। और चाणक्य नीति? चाणक्य नीति आम इंसान के लिए है। ये जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें दोस्ती, दुश्मनी, पैसा, भरोसा, सही गलत की पहचान, इन जैसे विषयों पर छोटे छोटे सूत्र हैं। तो अगर अर्थशास्त्र एक देश को चलाने की किताब है, तो चाणक्य नीति एक व्यक्ति को अपना जीवन सफलतापूर्वक चलाने की गाइड है। स्रोत में अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत या राज्य के 7 अंगों की बात की गई है। क्या ये आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। कैसे? चाणक्य ने कहा था कि एक राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है। स्वामी यानी लीडर, अमात्य यानी कैबिनेट, जनपद यानी भूमि और प्रजा, ठीक है, दुर्ग यानी सुरक्षा, कोश यानी अर्थव्यवस्था, दंड यानी सेना या कानून व्यवस्था और मित्र यानी सहयोगी देश। अब आप ध्यान से देखिए, आज कोई भी देश या बड़ी कॉरपोरेशंस भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलती हैं। और यहाँ एक सीईओ जिसका स्वामी, उसकी टीम अमात्य, उसका मार्केट जनपद, उसकी R&D सिक्योरिटी दुर्ग, बिल्कुल, उसका फाइनेंस कोश, उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज दंड और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मित्र। ढांचा वही है, बस नाम बदल गए हैं। ये तो अद्भुत है।
हजारों साल पुरानी सोच आज के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर से इतनी मिलती जुलती है। ये सब दिखाता है कि चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत शायद उनकी मनोवैज्ञानिक समझ थी। यकीनन, वो लोगों के मन को कैसे पढ़ लेते थे? वो शब्दों से ज्यादा व्यवहार पे ध्यान देते थे। स्रोत बताते हैं कि वो लोगों को परखने के लिए छोटी छोटी परिस्थितियां बनाते थे। अच्छा। वो देखते थे कि लालच देने पर किसी की नीयत बदलती है या नहीं, या डर के माहौल में कौन साथ छोड़ता है और कौन खड़ा रहता है। उनका मानना था कि हर इंसान अपने व्यवहार से ही अपनी असली पहचान बता देता है, बस उसे पढ़ने वाली नजर चाहिए। वो हमेशा लोगों के इरादों को परखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान अक्सर अपने फायदे के हिसाब से ही सोचता है। इसलिए वो अपने दुश्मन की अगली चाल पहले ही समझ जाते थे। ये मनोवैज्ञानिक समझ ही उन्हें एक महान रणनीतिकार बनाती है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर कोई दौड़ रहा है, चाणक्य की कौन सी एक नीति सबसे शक्तिशाली साबित हो सकती है? वैसे तो उनकी हर नीति शक्तिशाली है, लेकिन एक नीति जो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना। 3 सवाल? कौन से? पहला, मैं ये क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और तीसरा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? जब कोई इन 3 सवालों पर गहराई से सोच लेता है तो उसके असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और भीड़ का हिस्सा बनने से बचाता है। जो इस बात को और चाणक्य की एक और मशहूर नीति को समझाती है। बताइए। 2 दोस्त थे, अमन और रवि। दोनों ने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अमन बहुत उत्साहित था। उसने अपने प्लान के बारे में सबको बता दिया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? लोगों ने उसे डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। किसी ने कहा ये आइडिया काम नहीं करेगा, किसी ने उसके अनुभव पर सवाल उठाया, किसी ने मजाक उड़ाया। उस पर इतना ज्यादा सामाजिक दबाव और नेगेटिविटी आ गई कि वो शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार गया। दूसरी तरफ था रवि। उसने चुपचाप अपना काम शुरू किया, किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। 6 महीने तक मेहनत की, अपनी वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट तैयार किए। जब उसकी पहली कमाई शुरू हो गई और उसका बिजनेस स्थिर हो गया, तब जाकर लोगों को पता चला। और तब तक किसी के पास उसे डिमोटिवेट करने का मौका ही नहीं बचा था, क्योंकि वो पहले ही सफल हो चुका था। एग्जैक्टली। बताओ, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। अपने काम को बोलने दो, अपनी जुबान को नहीं। तो इस कहानी से साफ है, कम बोलो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और लोगों पर तुरंत भरोसा मत करो। और अपनी कमजोरी तो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में कई लोग आपकी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। नतीजा बातों से नहीं, काम से देना चाहिए। ये समझना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही आज के युग में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो कुल मिलाकर चाणक्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, और अगर बुद्धि और नीति का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने साबित किया कि एक गुरु भी इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं जी। चाणक्य की नीतियां गोपनीयता और अपनी योजनाओं को छिपाकर रखने पर बहुत जोर देती हैं। आज के सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के युग में, जहां व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी को सफलता की कुंजी माना जाता है, क्या चाणक्य का ये सिद्धांत पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, या फिर ये आज के सहयोग और पारदर्शिता की दुनिया से टकराता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।